हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो बेहद माफ़ी चाहूँगा आपसे कि 7 ऑफ अगस्त और 8 ऑफ अगस्त ये 2 दिन की मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की जो करंट अफेयर्स थी वो अपलोड नहीं की थी। तो आज मैं साथ में ही हम ये सारे की मैंने स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, ठीक है, जिसमें 7 ऑफ अगस्त, 8 ऑफ अगस्त और 9 ऑफ अगस्त यानी ये तीनों डेट की जो करंट अफेयर्स द हिंदू में अवेलेबल थी उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 7 ऑफ अगस्त से। पहली न्यूज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग है, जिसमें उन्होंने एक पैनल बनाई है जो नाजाफगढ़ वाली एरिया है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट कुछ देखी गई थी, उसके लिए ये न्यूज़ थी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये एनजीटी, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म में इसकी आपको याद रखनी है एनजीटी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या काम करती है, तो इन केसेस से ये डील करती है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होती हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, तो वैसे केसेस पे ये डील करती है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्ट के द्वारा ये केसेस को डील करती है, वो आगे है, ठीक है। इट वॉज सेटअप अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इन 2010। तो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आई थी, उसी के द्वारा ये क्रिएट की गई थी। अब इंडिया थर्ड कंट्री है पूरी वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे के बाद जिन्होंने ऐसी बॉडीज़ को क्रिएट की है, ठीक है, ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को क्रिएट किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो याद रखनी है, इंडिया थर्ड कंट्री है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इससे पहले ऐसे ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट अपनी कंट्री में किया हुआ है। अब इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ओरिजिनल हेड क्वार्टर्स भी हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। अब कहाँ से पावर मिलती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को ये सारी केसेस से डील करने के लिए, या जो भी क्वेश्चन अगर अराइज हो रही है इन सारी केसेस पे, तो वो कैसे डील होगी, तो ये सारी एक्ट्स हैं, ठीक है। तो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन केसेस पे ये पर्टिकुलर डील करती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रिब्यूनल को रोका क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दो एक्ट पे ट्रिब्यूनल यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इस पे लिमिटेशन लगाई गई है कि ये जो दोनों से कुछ भी केसेस अराइज होंगी या क्वेश्चन अराइज होगी, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी नहीं डील करेगी। और ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट लॉ बनाती है जिसमें वो फॉरेस्ट हो या प्रोटेक्शन ऑफ ट्री के बारे में कुछ अगर बात कर की जा रही है, तो वैसे केसेस में भी एनजीटी के पास पावर नहीं रहेगी वो केसेस पे डील करने के लिए। यानी एनी अदर लॉज मेड बाय स्टेट विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, वहाँ पे ट्रिब्यूनल की पावर नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी ये आई हुई है न्यूज़, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की बात की जा रही है। तो कुछ कमिटीज़ थी मेंशन, इसीलिए मैंने इसे कवर किया हुआ है। तो जो इंडिया में गरीबी की जो समस्या है, राइट, या न्यूट्रिशनल लेवल की जो समस्या है, इन दोनों को काउंटर करने के लिए कुछ कमिटीज़ पास्ट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई थी, वही मेंशन थी इसमें। जैसे लकदावल कमेटी या तेंदुलकर कमेटी या रंगाराजन कमेटी। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं जिन्हें फॉर्म की गई थी गरीबी और न्यूट्रिशन लेवल इंडिया में चेक करने के लिए। जैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये हो सकती कमिटीज़, या अगर डायरेक्टली भी यूपीएससी पूछ लेती है आपसे, मान लेते हैं, देखिए तेंदुलकर कमेटी या रंगाराजन कमेटी ये तो बहुत फेमस है ही ऑलरेडी। लकदावल कमेटी के बारे में उतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होगा, तो मे बी ये कमेटी से ही रिलेटेड आपसे पूछ ले कि ये देखी गई है या रिसेंटली न्यूज़ में थी, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो गरीबी और न्यूट्रिशन लेवल के लिए थी, ठीक है। ये एक और न्यूज़ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ यूके कह रही है कि आप इसराइल पे बार लगाना चाहिए अगर आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर उसे उस पर अगर एलिगेशन लगाई है, तो क्या था कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने एक वारंट रिलीज़ की हुई थी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन पे, ठीक है। अब ये क्यों किया हुआ था, जेनोसाइड
और जो अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए किया हुआ था। तो सबसे पहले ये बॉडी देख लेते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि अप्लाई होगी इसराइल पे या नहीं होगी। वारंट जो इश्यूज हुई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पे, राइट, उन पे ये अप्लाई होगी या नहीं वो हम देख लेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, ये दोनों आपको याद रखनी है। कहाँ लोकेटेड है? तो हेग, नीदरलैंड। इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट विच with jurisdiction to prosecute individual for the international crime of genocide, crime against humanity, war crimes and crime of aggression। ठीक है, तो ये पहली और एक ही परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसे डील करती है। जैसे जेनोसाइड हो या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रही है या वॉर क्राइम्स हो रही हैं या वॉर सॉरी क्राइम ऑफ एग्रेशन हो रही है, तो उन सब से ये डील करती है। आई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बहुत न्यूज़ में है और अब ये भी आ गई न्यूज़ में, राइट। तो ये दोनों बॉडीज़ को अच्छे से करके जाननी है आपको, प्रीलिम्स में चांसेस हो सकती हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। तो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, जो डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स को सुनती है, राइट। तो आपको याद रखना है कि डिस्टिंक्ट है, अलग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब फोर्स में आई थी? तो 2002 में बाय रोम स्टैट्यू। तो याद रखनी है 2002 में आई थी, इम्पॉर्टेंट, ये फोर्स में आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आई है ये बिल्कुल भी बेकार है। ऐसा इसलिए बेकार है क्योंकि जो एलिगेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने लगाया हुआ है, राइट, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पे, तो वो अप्लाई नहीं उस पर हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? हम चलिए इस मैप से समझते हैं। अब यहाँ पे इसराइल है, राइट, और इसराइल, इस मैप में इसराइल की कलर है ये ऑरेंज वाली, यानी सिग्नेटरी दैट सब्सिक्वेंटली विड्रू इट्स सिग्नेचर, यानी आईसीसी की पार्ट नहीं है इसराइल। तो इसराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आईसीसी की बात नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ऐसा कुछ कहा था, उस पर भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हम्म, कि इनकी जो सजेशन रहती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के की, वो आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसराइल इसे, इसकी जो आई थी रिकमेंडेशन उसको फॉलो नहीं किया गया इनके द्वारा, ठीक है। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक तो ये मैंने बता दिया कि सिग्नेटरी थी, बाद में विड्रॉल कर ली, ठीक है। रशिया भी थी, बाद में इसने भी विड्रॉल कर लिया। यहाँ देख सकते हैं यूएस भी थी, इसने भी विड्रॉल कर लिया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये रेड वाली, रेड में देख लेते हैं, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, म्यांमार है, राइट, इंडोनेशिया है। तो इन सारी कंट्री ने साइन ही नहीं किया था, ठीक है, तो इंडिया इसकी पार्ट नहीं है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है ये, ठीक है। दूसरी ये न्यूज़ है कि अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट चल रही थी स्टूडेंट्स की, राइट। वो बहुत इतना ज़्यादा लेवल की वो प्रोटेस्ट बढ़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना थी, उन्होंने इंडिया में वो मतलब बांग्लादेश को छोड़कर वो इंडिया में आ गई, राइट, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट, ये देखिए आर्टिकल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, इंटरव्यू के लिए हो सकती है, ठीक है, प्रीलिम्स से भी हो सकती है कि कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री शेयर होती है इंडिया म्यांमार की, सॉरी, बांग्लादेश की। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट थी एयरक्राफ्ट, जिससे वो इंडिया आई। तो ये एयरक्राफ्ट पे यूपीएससी चांसेस आपसे पूछ ले कि रिसेंटली देखी गई है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो C-130J एयरक्राफ्ट, याद रखनी, यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की है ये। तो C-130J एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स की है, क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में एक मिसाइल के बारे में पूछा हुआ था, राइट। तो चांसेस है एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ लिया, और वैसे भी इतना क्राइसिस चल रही है अभी बांग्लादेश में, इतनी चल रही है, राइट। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये आप याद रखेंगे इसे। सीपीआई के बारे में न्यूज़ है कि अभी फूड इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है 11 मंथ से। तो अब हम इसे देख लेते हैं। सीपीआई यानी क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी फ़िलहाल सीपीआई ही एक पैरामीटर है, इंडेक्स है, जिस पे इन्फ्लेशन को चेक की जाती है, ठीक है। पहले डब्ल्यूपीआई थी, होल प्राइस इंडेक्स, राइट, आपने पढ़ा होगा। मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया हुआ, वहाँ भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। थोड़ी बहुत मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
तो ये रिलीज पहले की किसके द्वारा जाती है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ के द्वारा। ये क्या कवर करती है, गुड्स सर्विसेज दोनों कवर करती है। अब चार टाइप की सीपीआई है, ठीक है। सीपीआई एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, सीपीआई एक एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए है, सीपीआई रूलर्स लेबर्स के लिए है, और सीपीआई एक रूरल अर्बन दोनों कंबाइन के लिए है। तो पहली ये जो तीन है, यानी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाली, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स और सीपीआई रूरल लेबर वाली, इसे रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर, तो आप रिलेट कर पाएंगे, राइट। और फोर्थ वाली यानी ये रूरल अर्बन कंबाइंड, ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कैसे, नासो के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेस ईयर क्या है सीपीआई की, तो 2012 है। अब मॉनेटरी कमेटी सीपीआई यूज़ करती है, क्यों, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए और जान पाए कि इन्फ्लेशन अभी कंट्री में पर्टिकुलर चल रही है या नहीं, गुड्स हो या सर्विसेज दोनों में, ठीक है। और 2004 में आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द सीपीआई, यानी 2014 में आरबीआई ने सीपीआई को अडॉप्ट किया। पहले डब्ल्यूपीआई थी, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये सिर्फ डील करती थी गुड्स पे, ये सर्विस को कवर नहीं करती थी। ये इसकी एक ड्रॉबैक थी, जिसकी वजह से अच्छी सी इन्फ्लेशन की डेटा नहीं मिल पा रही थी या पिक्चर नहीं क्लियर आ पा रही थी, इसलिए इसे रिप्लेस करके 2014 में सीपीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। अब लास्ट न्यूज़ ये थी 7 अगस्त की, जिसमें बात की गई थी कि 2500 ईयर्स पहले कैसे इम्पैक्ट हुई, राइट, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से गंगा रिवर की जो जो रूट है, राइट, उसमें जो कर्स आप कह सकते हैं उसमें चेंजेस आए। तो बहुत लंबी चौड़ी आर्टिकल्स थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए तो गंगा रिवर के बारे में देखना, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, राइट, क्या ट्रिब्यूटरीज है, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो गंगा रिवर है, ट्रांसपॉन्डरी रिवर है, याद रखनी है, एशिया की, जो फॉल कहाँ कहाँ बहती है, तो इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, दो ही कंट्रीज में रिस्ट्रिक्टेड है। अब किलोमीटर में भी यूपीएससी कुछ डेटा पे पूछ ले तो आपको याद रखनी है, 2525 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है, ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालय इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, राइज वहीं से होती है। तो मैप में हम देख लेते हैं, अब गंगा की मैप है ये देख लीजिए, गंगा रिवर है ये। अब इसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, जो यहाँ प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। और कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम, सबसे पहले लेफ्ट वाली देख लेते हैं कौन कौन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। और जो राइट वाली है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है चंबल, बेतवा, तमसा, सोन, ठीक है, ये कुछ कुछ है रिवर्स जो आपको याद रखनी है। अब कुछ प्रयाग्स के बारे में देख लेते हैं, ओरिजिनेशन है कैसे कैसे वो। तो पंच प्रयाग्स के बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले, ठीक है, ये देख सकते हैं बद्रीनाथ, तो यहाँ से रिवर एक आई, जो जिससे कौन मिली, तो धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा एक रिवर जो बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है, उससे मिली। कहाँ मिली, तो विष्णु पराग, ठीक है, याद रखनी है, धौली गंगा और रिवर जो आई विष्णु पराग में ये मिली, फिर बाद में वो बनी अलकनंदा रिवर, ठीक है। अब अलकनंदा से एक और रिवर कनेक्ट हुई, जिसे नंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, तो ये कनेक्टिंग पॉइंट को कहा गया है नंदप्रयाग। याद रखनी है आपको, अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर की मीटिंग पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं, तो नंदप्रयाग। धौली गंगा और जो बद्रीनाथ से एक रिवर ऑरिजिनेट हुई है, वो जब मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो विष्णु प्रयाग। अब ये रिवर आगे जब आती है, राइट, तो एक पिंडार गंगा इसी रिवर में कनेक्ट होती है। अब ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसे कर्ण प्रयाग कही गई है। अब ये रिवर और आगे बहती है, तो मंदाकिनी रिवर कनेक्ट होती है इस रिवर से, उसे कहते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो रुद्र प्रयाग। अब ये रिवर और आगे आई, फिर यहाँ पे भागीरथी रिवर कनेक्ट हुई इससे, ज्वाइन भागीरथी रिवर ने किया, तो इसे कही गई है देव प्रयाग। अब देव प्रयाग के बाद जो रिवर हुई, आगे फ्लो स्टार्ट हुई, इसे कहा गया है गंगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रयाग्स हैं वो याद रखनी है, नॉर्थ टू साउथ याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो विष्णु, नंदा, करना, रुद्र और देवप्रयाग। स्टेटमेंट में भी आपसे में भी पूछ सकती है कि अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर की जो मीटिंग पॉइंट है उसे नंदप्रयाग कही जाती है, ठीक है, ऐसे पूछ सकती है, तो ये याद रखनी है। अब हम देखेंगे 8 अगस्त की
क्या क्या न्यूज़ कवर थी प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में न्यूज़ थी कि साइंस अवार्ड अभी मिली है, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर है उन्हें। तो अब डायरेक्टर कौन है वो नाम वगैरह तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम मिशंस को देख लेते हैं। ये मिशन जो थी चंद्रयान प्रोग्राम क्या थी, ऑल्सो नोन एज इंडिया लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम है जो जिसके अंदर क्या है, इनकॉर्पोरेटेड क्या है तो लूनर ऑर्बिट, एन इंस्पेक्टर, अ सॉफ्ट लैंडर एंड अ रोवर स्पेस क्राफ्ट। तो याद रखना है ये सारी चीज़ें हैं, इम्पैक्टर है, सॉफ्ट लैंडर है, रोवर स्पेस क्राफ्ट है और एक लूनर ऑर्बिटर है, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर ये चार चीज़ें कवर है। अब इंडिया पहली नेशन बन गई जिसने सक्सेसफुली लैंड किया हुआ है जो मून की साउथ पोल रीजन है, राइट, वहाँ पे। तो आपको याद रखना है पहली नेशन है जिसने साउथ पोल ऑफ रीजन जो मून किया वहाँ लैंड किया है, और फोर्थ कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है कहाँ, मून पे, ठीक है। तो फोर्थ कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। बाकी कौन कौन कंट्रीज है जिन्होंने इससे पहले किया हुआ है, तो सोवियत यूनियन उस टाइम जब ज्वाइन थी तब, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ठीक है। तो सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और चाइना, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट कब थी तो 2023 की ये बहुत बर्निंग थी टॉपिक, राइट। तो 2023 में तो यूपीएससी ने नहीं पूछा इसे, चांसेस है 24 में पूछे, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं आप अवार्ड मिल गया। कुछ और देख लेते हैं, कब कब लॉन्च हुई थी चंद्रयान के 3 मिशन है, राइट, अभी तक जो थर्ड मिशन सक्सेसफुल थी। तो कब लॉन्च हुई थी, किसके दो कौन सी लॉन्च व्हीकल से हुई थी वो हम देख लेते हैं। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुई है, 2008, याद रखनी है, स्टेटमेंट में आ सकती है। किसके द्वारा हुई ये लॉन्च अबाउट हुई थी, तो पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा, ठीक है। दूसरी चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुई तो 2019 में, याद रखनी है। किसके द्वारा अडॉप्ट हुई तो जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा, यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब ये चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च हुई, तो सबसे पहले देखते कब लॉन्च हुई तो 2023, 14 जुलाई, याद रखनी है। देखिए ऐसे सिर्फ डेट ही, सिर्फ सॉरी ईयर ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट थी, पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिशन तो डेट भी हमें याद रखनी होगी, स्टेटमेंट में आ सकती है। तो 14 जुलाई 2023, और किसके द्वारा ये अबॉर्ट हुई थी, कौन से लॉन्च व्हीकल के द्वारा, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LV-M3। अब GSLV को ही अब लॉन्च व्हीकल M3, LV-M3 अब कही जा रही है, ठीक है, थोड़ी नेम चेंजेस हो गई हैं। बीमस्टैक के बारे में है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं बीमस्टेक के बारे में। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीमस्टैक। अब ये क्या है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसमें साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी हैं, आपको याद रखनी है। यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ सकती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगी क्योंकि साउथ ईस्ट नेशंस भी हैं। अभी बीमस्टेक की कौन कौन मेंबर है वो हम देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, याद रखनी है ये मेंबर्स है। और ये कंट्री कौन है तो जो डिपेंडेंट है बे ऑफ बंगाल वाली रीजन पे, जो बे ऑफ बंगाल वाली सी या रीजन है उस पे जो ये कंट्रीज डिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में डायरेक्ट आ सकती है। अब पर्टिकुलर बीमस्टेक 14 सेक्टर्स पे कॉपरेशन एक दूसरे के साथ करती है। अब ये इसके अंदर क्या क्या है सेक्टर्स वो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी, उतना लेंदी नहीं पूछती कभी भी, बस इतना आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए कि 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ठीक है। लीडरशिप रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कंट्री की जैसे नेम रहती है वैसे। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है तो ढाका, बांग्लादेश में, याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट है ये। अब 1997 में एक सब रीजनल ग्रुप बनाई गई थी, ठीक है। किसने फॉर्म किया था ये सब रीजनल ग्रुप को, तो बैंकॉक ने से किया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था बीस्ट ईसी, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। फिर 2004 में नेपाल और भूटान ने इसे ज्वाइन किया, जिसे तो पूछ सकती है आपसे कि 2000 स्टेटमेंट में कि 2004 में नेपाल भूटान ने इसे ज्वाइन किया था, तो वो स्टेटमेंट सही होगी। पहली सबमिट जो हुई थी इसकी 2004 में ही हुई थी, ठीक है, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया पर यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, 2004 में हुई थी। और फिर बाद में इसकी नेम को चेंज करके बीमस्टेक रख दिया गया। ये एक न्यूज़ है, नाइजीरिया में बहुत अभी प्रोटेस्ट चल रही है उस पर, पहले भी न्यूज़ में थी तो मैंने कवर किया हुआ था, राइट। इंपॉर्टेंट तो मैप ही है, वही देख लेते हैं हम। तो ये नाइजीरिया है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है तो बेनिन,
यहाँ पे देख सकते हैं नाइजर, यहाँ पे चैड, और ये कैमरून। ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक नाइजर रिवर है क्योंकि बहुत लंबी रिवर है और ये बहुत सारे कंट्रीज़ के थ्रू पास होती है। तो गिनी से होती है, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया, ठीक है। तो बहुत लंबी रिवर है जो बहती है पर्टिकुलर अफ्रीका में। ये एक न्यूज़ है जहाँ ईरान ने भी एग्जीक्यूट किया 29 पीपल्स को, जो 2002 में प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ, उसमें ये कन्विक्टेड थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो अब किसे किया किसे नहीं किया वो सब तो नहीं है, मैप ही है, वही हम देख लेते हैं। ये ईरान है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर अज़रबैजान, ये है अर्मीनिया, ठीक है, टर्की और इराक। तो इन सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, आपको याद रखनी है, पूछ सकती है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी ईरान भी। अब ये पर्शियन गल्फ़ के बारे में, अगर ईरान के बारे में नहीं पूछे तो पर्शियन गल्फ़ के बारे में पूछ सकती है कि कौन कौन सी कंट्री से इसकी शेयर होती है बाउंड्री, तो वो हम भी देख लेते हैं। मैप में है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ईरान से होती है, इराक से होती है, कुवैत से होती है, सऊदी अरेबिया से, बहरीन, कुवैत, सॉरी कतर, कुवैत तो बता दिया, कतर और यूएई, ठीक है। ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, आपको याद रखनी है। आज की अब देख लेते हैं, 9 अगस्त की हम देख लेते हैं क्या क्या आई है न्यूज़ में द हिंदू के। तो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आई है कि आरबीआई ने 9th टाइम अपनी रेपो रेट्स को चेंज कर दी है। अब सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, यानी आरबीआई डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर रेट से, इंटरेस्ट रेट से वो मनी लेंड करेगी जो कमर्शियल बैंक है उन्हें, ठीक है। अब ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फिर वो एज अ लोन मनी लेंड करेंगे, ठीक है। बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट, एक तो रेपो रेट में जो जितने रेपो रेट में लिया बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने, उसे ऐड करेगी प्लस अपनी स्प्रेड, स्प्रेड यानी अपनी जो प्रॉफिट है उसे ऐड करेगी, फिर एक इंडिविजुअल को लोन पे वो मनी लेंड करेगी। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, अब आरबीआई ने 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेंड किए एसबीआई बैंक को, ठीक है। अब एसबीआई क्या करेगी, ये 4% आरबीआई को क्योंकि उसे भरनी होगी तो इसे ऐड करेगी, प्लस अपनी ये प्रॉफिट 2% एक्स्ट्रा ऐड कर देगी, ठीक है। तो टोटल 6%। ये अब 6% इंटरेस्ट रेट पे ये एक इंडिविजुअल को जो एसबीआई रहेगी वो बैंक लेंड करेगी इतने इंटरेस्ट रेट पे, तो वही है ये रेपो रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है, तो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे। अब ये क्या है, तो टूल है जिसे नेशन की सेंट्रल बैंक इसे यूज़ करके और जो मनी सप्लाई और इकोनॉमिक ग्रोथ है इसे देखती है। तो इसी पे, यही पर्टिकुलर थीम पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट किसके द्वारा की गई है, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई है। कैसे, तो आरबीआई की जो एक्ट है उसकी सेक्शन 45 ZB के द्वारा ये की गई है, ठीक है। क्यों की गई है, ताकि वो डिटरमाइन और अचीव कर पाए इन्फ्लेशन टारगेट्स को। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब ये कंस्टिट्यूट की गई है, तो याद रखनी है 2016 में बनी है ये। और ये क्या कर रही है अभी फ़िलहाल, तो मेंटेन करती है महंगाई को। कैसे, ये एक टारगेट है, इससे 4% प्लस माइनस ये टारगेट है, तो इसी से इन्फ्लेशन को ये मेंटेन करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स हैं की कमेटी है। इसमें आरबीआई गवर्नर जो है वो चेयरमैन रहते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहते हैं जो इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं, ठीक है। एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर रहेगी जो आरबीआई बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट की जाएगी, और गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 3 मेंबर्स, एक कमेटी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उससे सेलेक्ट किए जाएंगे। अब ये मेंबर्स जो है मॉनेटरी कमेटी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ये अपॉइंट होते हैं 4 ईयर के लिए, याद रखनी है, और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो दोबारा ये रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं होती है, याद रखनी है। यूपीएससी ने ये वाली स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक पूछी यूपीएससी ने कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कर की एम क्या है, करती क्या है, और दूसरी स्टेटमेंट ये पूछी थी कि इसमें 10 मेंबर्स हैं, 10 to 12 मेंबर्स ऐसा करके पूछा था यूपीएससी ने, पर इसमें 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसलिए ये वाली जो बी स्टेटमेंट थी सेकंड वाली, उनकी गलत थी। तो ये बाकी इस पे तो नहीं पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये एक आर्टिकल आई हुई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इन्वायरमेंट
से रिलेटेड ये आर्टिकल थी, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, बट वही हम देखेंगे अब। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये क्या है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट थी आर्टिकल में IUCN की स्टेटस के द्वारा से। और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, साइट्स में अपेंडिक्स 1, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। अब दिस स्पीसी वॉज फॉर्मली वाइड स्प्रेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, पहले इंडिया पाकिस्तान दोनों में थी, अब तो इंडिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है मोस्टली। कहाँ रहती है ये पर्टिकुलर बर्ड? ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड है, ठीक है, इमेज है नीचे, मैं आपको दिखा दूंगा। इट लिव्स इन एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, ठीक है, तो एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में ये रहती है। ये ओमनीवोरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यानी मीट प्लस जो प्लांट्स ये दोनों कंज्यूम करती है, ठीक है। मेन थ्रेड क्या है पर्टिकुलर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की? सॉरी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मेन जो थ्रेट है वो है हंटिंग और हैबिटेट लॉस। बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिली थी एक टाइम पे। अब ये कहाँ है? तो राजस्थान में ही इसकी प्रोटेक्टेड एरिया भी है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। और राजस्थान ने इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी लॉन्च किया था। अब टुडे अभी फिलहाल के समय पे ये राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये देखने को आपको मिल सकती है। पर अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो इसकी अच्छी पॉपुलेशन जो कंसिडर की गई है, या जो पॉपुलेशन इनकी अच्छी खासी देखी गई है, वो डेजर्ट नेशनल पार्क में देखी गई है। आपको याद रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से पर्टिकुलर नेशनल पार्क में देखी जाती है, तो ग्रेट इंडियन सॉरी डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कहाँ है? तो गुजरात। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि पहले भी न्यूज़ में थी ये, तो पूछ सकती है यूपीएससी। तो ये देख सकते हैं, ये है इमेज, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यही है, ये बर्ड है, आप देख सकते हैं, बड़े भी रहते हैं ये। और ये ग्रासलैंड एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड वाली एरिया है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक डॉट देख सकते हैं, ये सारी एरिया में ये पर्टिकुलर बर्ड मिलती है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी जो पॉपुलेशन है वो गुजरात वाली एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। ये जीएसटी काउंसिल के बारे में न्यूज़ है, अब काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल सेटअप किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट कैसे आर्टिकल 279A(1) के द्वारा जो अमेंड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा ये होती है। अब ये काउंसिल वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या है? तो जॉइंट फोरम है, किसके लिए फोरम है ये? सेंट्रल और स्टेट्स के लिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, आपको याद रखनी है। और कौन कौन है मेंबर इसके अंदर हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के रहेंगे जो रेवेन्यू से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसर्न करते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई और मेंबर्स जो मिनिस्टर्स को ये नॉमिनेट किए जा सकते हैं जीएसटी काउंसिल में, ठीक है, वो रिलेटेड अगर फाइनेंस से हो या टैक्सेशन से हो, ठीक है। जीएसटी वॉज, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कवर किया है मैंने कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 2016 में हुई थी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखनी है क्योंकि काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये पूछ सकती है। वैसे ये न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि आपको पता होगा कि 18% अभी जीएसटी को लागू कर दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, राइट। तो इसलिए ये प्रीमियम्स में इसे कर दिया है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है ये। एक पर्टिकुलर ये छोटी सी न्यूज़ खबर थी जिसमें जो रोहिंग्याज रिफ्यूजीज हैं, राइट, जो म्यांमार के हैं, उसे 34 जो ऐसे पर्सन थे उसे रिकवर किया है बांग्लादेश ने। तो अब ये दोनों कंट्रीज़ को हम देख लेंगे मैप में। ये देख सकते हैं म्यांमार सबसे पहले, तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? ये वैसे चाइना है, तो इंडिया से होती है, बांग्लादेश से होती है, चाइना से होती है, लाओस से होती है, थाईलैंड से होती है। थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इन सारी कंट्री से म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। और ये तो बांग्लादेश आप देख ही सकते हैं, म्यांमार और इंडिया से बाउंड्री शेयर होती है दोनों की, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी पर्टिकुलर बॉर्डर शेयर करती है। इंडियन बॉर्डर, सॉरी, इंडिया की कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है,
या बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश से? तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये सारी स्टेट हैं जिनसे बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, बाय बांग्लादेश से। तो यहाँ मैंने किलोमीटर्स में भी मेंशन कर दिया आपके लिए। यूपीएससी हो सके तो आपसे पूछ सकती है कि कौन सी बट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताएं कि कौन सी स्टेट की कितने की बाउंड्री शेयर होती है लेंथ वाइज, ऐसे पूछ सकती है। तो वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा होती है और मिजोरम की सबसे कम होती है, आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं म्यांमार कंट्री से इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स की बॉर्डर शेयर होती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि फ्रेम हो सकती है क्वेश्चन ज्योग्राफी में, ठीक है। और ये बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस 2024 में। वैसे म्यांमार तो हमेशा रहती है न्यूज़ में, अब बांग्लादेश भी हो गई है, राइट। तो इसलिए दोनों पे ध्यान देना है आपको। दोनों की बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है। दूसरी, इंडियन की कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार या बांग्लादेश से, ये आपको देखनी है। कुछ मेजर रिवर्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है, सॉरी ये एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें कुर्स्क रीजन के बारे में बात की गई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है कि ये रीज़न देखी गई थी न्यूज़ में कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो रीज़न है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने इस रीजन पे अटैक किया है। और ये जो रीज़न है, ये वाली कुर्क, यही रीज़न है, कुर्क रीज़न है, ये रशिया की रीजन है, ठीक है। रशिया कंट्री में एक रीजन है ये। और इस पे बहुत, अब तक की जो यूक्रेन के द्वारा अटैक की गई थी उसमें सबसे पावरफुल अटैक थी ये, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और याद रखनी है, ये रीज़न पूछ सकती है। कुर्क्स कौन, कहाँ पे है ये कुर्क्स रीजन, तो ये रशिया में है। मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो या अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।